एजाजुल एहसन की तरफ से ये जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं इस पर बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन साहब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद जो 3 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी बनी उसके बाद तो ये तासुर था कि कोई मास्टर ऑफ रोस्टर वाला, क्योंकि अब मामला खत्म हो गया है और कंसेंसस के साथ बेंचेस तश्कील पाएंगे। लेकिन आज जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से लिखे गए इस खत पे क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से जजेस में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में कोई तकसीम हो गई है, दरार पैदा हो गई? देखिए, तकसीम और दरार तो मेरा ख्याल है कि 3-4 साल से चली आ रही है। और साबका चीफ जस्टिस साहब के जो आखिरी अय्याम थे उस वक्त इंतहाई पीक पे थी। और फिर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जब ओथ लिया उसके बाद उन्होंने पहली मीटिंग कॉल की, फुल कोर्ट मीटिंग। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाइव आप सब ने, पूरी कौम ने, दुनिया ने देखा, उसमें भी एक फैसला आया। और अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि 3 रुकनी कमेटी बनेगी और वो ही फैसला करेगी। और अगर कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में और मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो होगा। अब ये नहीं पता कि इस मीटिंग में जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद थे, जो कि अभी जिन केसेस का 2 केसेस का आपने हवाला दिया, उनकी जो फॉर्मेशन थी बेंचेस की, उसमें चूंकि ये इस खत के मुताबिक तो ये नजर आ रहा है कि उन्होंने मिनट्स पे एतराज किया कि वो इनको लेट आवर्स में मिले और उसमें जो पहले तय किया गया था फार्मूला के सीनियर जजेस होंगे उससे डेविएट किया गया। लेकिन ये नहीं कहा कि इनमें मेरी राय ली गई या नहीं ली गई। ये आर्मी के केसेस नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी राय ली गई उस पर, और हवाले से। कंसेंसस ये हुआ था कि सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच होगा। एक तो 6 रुकनी बेंच बना और फिर उसमें सीनियर मोस्ट जजेस को शामिल नहीं किया गया, जो मेरी राय के बरखिलाफ था। और फिर मिनट्स भी वो वाले अपलोड किए गए जो डिस्कस नहीं हुए थे। तो ये उनका बुनियादी जो शिकायत है उनकी इस मामले के ऊपर वही है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास हुआ और तीनों मज़हब जज साहबान ने बैठ के फैसला किए। अब मिनट्स का है तो अगली जो तरीकाकार क्या होता है कि जब अगली मीटिंग होगी तो वो सबसे पहला जो एजेंडा आइटम होता है वो होता है जो साबका मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको अप्रूव किया जाता है। तो वहां पे जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को ये पूरा कुल्ली इख्तियार होगा कि वो मिनट की किसी शिक पे अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो वो इन राइटिंग वहां पे कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर उनकी राय नहीं ली गई या वो उसे समझते हैं। नहीं पाशा साहब, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। देखिए, आज से पहले भी इस तरह खुतूत लिख के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था। वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा हो, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो, माजी में हमने देखा है कि वो भी शिकायतें इसी तरह से करते थे। फिर इसके ऊपर एक इतराज ये होता था कि ये पब्लिक डोमेन में क्यों आ जाती हैं या मीडिया को क्यों इशू कर दिए जाते हैं खुतूत। आज जस्टिस एजाजुल एहसन की तरफ से लिखा गया खत भी आउट इन द मीडिया, पब्लिक में आ गया है, डिस्कस हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। मतलब ये तो ऐसे भी हो सकता था कि बैठ के एक कमरे के अंदर ये सारे रिजर्वेशंस डिस्कस कर लिए जाते, वहीं पर जो ब्रदर जजेस हैं वो तय कर लेते कि मामला किस तरह आगे चलेंगे। लेकिन जब बातें पब्लिक में आना शुरू करते तो समझा जाए कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है इस वक्त। ये तो मैंने किसी वक्त भी नहीं कहा कि हाउस इन ऑर्डर है। हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ग्रुपिंग अपनी जगह पे मौजूद है। अलबत्ता ये जो खत के जरिए कहा गया, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को इस पे सोचना चाहिए और अपनी कमेटी की मीटिंग बुला लें या फुल कोर्ट मीटिंग जरूर बुलाएं। एक उन्होंने बुलाई 2019 में आखिरी दफा बुलाई गई थी और या फिर बाद में अब इन्होंने ओथ लेने के बाद बुलाई। और क्या ही मजाक, कोई मजाका नहीं है इसमें कि एक मीटिंग फिर ये बुला लें और वहां पे बात सुने। जब वहां पे बात सुनी जाएगी, आपस में डिस्कशन करेंगे, कथारसिस होगा, तो फिर शायद लेटर्स वाली बात ना हो। उस वक्त जब चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जो मौजूद है वो खत लिखा करते थे, तो उस वक्त तो वाकई एक प्रॉब्लम था कि फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं हो रही थी और एज सच कोई कमेटी भी वो सरफेस पे नहीं थी, क्योंकि कमेटी की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। अच्छा पाशा साहब, एक और कानूनी नुक्ता भी है। देखिए, इससे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें थी, जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच सुन चुका है
और फिर इसको मुस्तरद भी कर चुका है। मतलब अब जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब शिकायत कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर एक जज जो ऑलरेडी अपनी सरबराही में इस केस को टेकअप कर चुका है, वो बेंच में मौजूद थे, तो क्या कानूनी तौर पर उनकी शिकायत जायज़ है? क्या वो जज जो ऑलरेडी माइंड अप्लाई कर चुका हो, अब अपनी जो है इस हवाले से फैसला दे चुका हो, क्या कानूनी तौर पर उनसे राय ली जानी चाहिए? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, 3 रुकनी कमेटी है, दूसरी तरफ ये कानूनी नुक्ता है, तो कानून क्या कहता है सर? एक लिहाज से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो बनता है कि अपने अपने ही किए गए अनाउंस की गई जजमेंट को जो एपेलेट फोरम पे चैलेंज होगा, तो फिर उनके नामजद करदा जजेस को उनमें शामिल करना यानी उनकी मर्जी होगी। तो ये एक अजीब सी बात लगती है कि मैंने ये फैसला किया, अब एपेलेट स्टेज पे फलां फलां उस बेंच का हिस्सा हो तो हमारे इस फैसले को अपहोल्ड किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सी एक प्रॉब्लम है कि यकीनन ये बहरहाल आप ही के जरिए अभी मुझे पता चला कि 3 रुकनी कमेटी बैठी थी और उन्होंने फैसला किया था जजमेंट वो बेंच की तश्कील करने का। तो ये एक खुशआइंद बात है कि मीटिंग्स हुई, बहरहाल राय ली गई। अब मिनट्स का जहां तक तल्लक है, ऑब्जेक्शन वो बिल्कुल उनका जायज बनता है। वो जब अगली मीटिंग होगी नए बेंचेस की तश्कील के हवाले से, तो फिर वहां पे वो मिनट्स अप्रूवल के वक्त वो अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और करना चाहिए उनको। तो मैं समझता हूं कि ये शायद उन्होंने ये जो लेटर अभी भेजा है ये प्री मैच्योर है। इनको उस मीटिंग का इंतजार करना चाहिए था जहां पे इनको ऑब्जेक्शन करने का पूरा हक और इख्तियार हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब आपके वक्त के लिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव